साथियों नमस्कार। आज हम आरटीआई पाठशाला पार्ट 6 में आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं। साथियों, हमारा वीडियो सुनने के बाद आपकी यदि कुछ समस्या हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें लिखें, जिससे हम आपकी समस्याओं का नेक्स्ट पार्ट्स में उत्तर दे सकें और आपकी आरटीआई से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। और साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपके पास में हमारा हर वीडियो सुगमता से पहुंच सके। साथियों, आज हम कुछ बिंदुओं पर जो लोगों ने हमसे कहा है उन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। जैसे हमें एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा हमारा लिफाफा वापस आ गया है, कोई कारण नहीं बताया है। साथियों, जब भी हम आरटीआई डालते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना होता है। वो महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि हम विभाग प्रॉपर चुनें। जिस विभाग से संबंधित हमारी आरटीआई है उस विभाग का सिलेक्शन प्रॉपर करें। गलत विभाग को हम अपने लिफाफे को नहीं भेजें। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम आरटीआई मांगते हैं तो हमें सूचना स्पष्ट शब्दों में लिखनी चाहिए, जिससे सूचना अधिकारी भ्रमित न हो कि सूचना क्या मांगी है और क्या जानना चाहते हैं। तो साथियों, जब भी हम कोई आरटीआई लगाएं तो उस आरटीआई के सब्जेक्ट को क्लियर करें तथा उसकी भाषा को भी क्लियर करें कि हमें अमुक अमुक शब्दों में आरटीआई चाहिए। तो साथियों, दो चीज़ें हो गई। एक तो हम इस विभाग प्रॉपर सेलेक्ट करें जिस विभाग से सूचना प्राप्त करनी है। दूसरा, हम उस सब्जेक्ट को स्पष्ट शब्दों में मांगी गई सूचना को लिखें। अब एक और हमारे साथी ने कल हमसे पूछा कि उत्तर पुस्तिका की कॉपी हमें आरटीआई में मिल सकती है या नहीं। साथियों, उत्तर पुस्तिका की कॉपी अवश्य मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस प्रकार के कई निर्णय दिए हैं, कई हाई कोर्टों ने, कि उत्तर पुस्तिका की कॉपी लेना राइट्स है, वो अवश्य मिलेगी। सूचना के अधिकार में उसे मिलना बहुत आवश्यक है। इसलिए उत्तर पुस्तिका की कोई कॉपी मांगता है तो उत्तर पुस्तिका की कॉपी देना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि लोग अक्सर कह देते हैं, उस विभाग के लोग लिख देते हैं कि सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। देखें साथियों, वेबसाइट से हमारा काम नहीं चलता है। सूचना की जब हम सत्यापित प्रति मांगते हैं तो वेबसाइट पर उपलब्ध होने के बावजूद भी उन पृष्ठों की सत्यापित कॉपी एविडेंस के लिए, चाहे वो कोर्ट में हो या किसी विभाग में हो, हमें एविडेंस के रूप में उन सत्यापित कॉपियों की आवश्यकता होती है। कोई भी ये विभाग कहता है कि सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से ले लें, तो उनसे इस बात को कहें फर्स्ट अपील में या सेकंड अपील में आयोग के सामने प्रस्तुत करें कि मांगी गई सूचना प्रॉपर नहीं दी गई है। वेबसाइट से कहने से काम नहीं चलेगा। उन पेजों की सत्यापित प्रति जब हमने मांगी है तो सत्यापित प्रति मिलना आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि 8 और 9, धारा 8 और 9 में प्रकटन योग्य सूचनाओं को भी खारिज कर दिया जाता है। तो हमें यह देखना है कि जो धारा 8 में है, हमारी व्यक्तिगत सूचना है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है,
वो सूचना किसी जनहित में काम आ रही है तो उन्हें वो सूचना देनी पड़ेगी। धारा 11 में ये प्रोविज़न है, क्योंकि जनहित के लिए जिस सूचना के प्रकटन से बहुत से लोगों का हित जुड़ा हुआ है, चाहे वो व्यक्तिगत सूचना है, वो सूचना उसके मना करने के बावजूद भी सूचना उपलब्ध करानी पड़ेगी। 8-9 का बहाना देकर वह काम नहीं चलेगा, क्योंकि देश पांडे वाले मामले में इसी प्रकार राजस्थान हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि जो सूचना लोगों के हितों को प्रभावित करती है, जिसमें लोगों के हित जुड़े हुए हैं, वो सूचना का प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात एक आती है, पत्नी के मेंटेनेंस का मैटर है, इनकम टैक्स उस सूचना को नहीं देता है। साथियों, जब मेंटेनेंस का मामला आ जाता है, पत्नी के अधिकार का मामला आ जाता है, यहाँ भी थर्ड पार्ट से इन्वॉल्व होता है, तो वो सूचना भी प्रकटन योग्य है और विभाग को वो सूचना देनी पड़ेगी। यदि विभाग नहीं देता है तो हम आयोग के द्वारा उस सूचना को लेंगे, चाहे वो फर्स्ट पार्टी मना कर रही है, जिसके हित जुड़े हुए हैं, वो इनकम टैक्स से रिटर्न भी देना पड़ेगा, विभाग को भी उसकी सैलरी की जानकारी उसकी पत्नी को देनी पड़ेगी, क्योंकि मेंटेनेंस का मामला है। एक बात आती है, लोग कहते हैं निजी संस्थाओं की जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है। साथियों, निजी संस्था जहाँ से इन्वॉल्व होती हैं, जो सरकारी विभाग से वो अटैच हैं, जैसे अभी तो चलिए गैर स्ववित्त पोषित विद्यालयों को अब तक सूचना की श्रेणी में नहीं थे, अभी सूचना की उत्तर प्रदेश में सूचना की श्रेणी में आ गए हैं, उन्हें अपने PIO अपॉइंट करने पड़ेंगे। लेकिन पहले भी ये था कि यदि वो सूचना नहीं देते हैं तो हमें उनसे सूचना मांगनी नहीं होती थी, हमें BSA के माध्यम से या वो DIOS के माध्यम से, जहाँ से भी संबंधित हैं, हम उनके द्वारा वो सूचना मंगानी पड़ती, क्योंकि वो उनके प्रति प्रतिबंधित हैं। जो भी व्यक्ति, अभी जो नया एक्ट आया है उसमें उन्होंने सूचना आयुक्त ने, उत्तर प्रदेश सूचना आयुक्त ने ये कहा है कि जो व्यक्ति MP लैंड का उपयोग अपने स्कूल में करता है या अन्य सुविधाएं वजीफा बच्चों को दिलवाते हैं, तो ये सरकारी योजनाओं का लाभ हो गया। तो इसलिए उसे, जैसे RTE एक्ट की है, सूचना वो शिक्षा के अधिकार के तहत कितने बच्चे आपके यहाँ अलॉट किए गए हैं, आपने कितने बच्चों को प्रवेश दिया है, तो ये सूचना स्ववित्त पोषित विद्यालयों को भी प्रकटन करनी पड़ेगी। एक बात आती है, एडवोकेट्स को ये कहकर वो कई सूचनाएं खारिज कर दी। जब एडवोकेट लिखा है तो वो कहते हैं कि एडवोकेट्स भारतीय नागरिक नहीं है, तो ये बात गलत है। एडवोकेट्स को भी सूचना उन्हें उपलब्ध करानी पड़ेगी। देखिए, डॉक्यूमेंट्स, एक चीज़ आई कि हम जब 2JI में किसी फाइल का इंस्पेक्शन करते हैं तो कुछ विभाग ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। ये उनका गलत है, ये एक्ट की अवहेलना है। आप उसमें साफ लिखिए कि हमें फाइल निरीक्षण के साथ साथ सत्यापित डॉक्यूमेंट भी चाहिए, तो उस विभाग को सत्यापित डॉक्यूमेंट भी फाइल से सत्यापित करके लेने हैं। 2JI में जब हम फाइल इंस्पेक्शन करते हैं तो उन्हें वो करने पड़ेंगे। साथियों, आज हम इतना ही, नेक्स्ट उसमें हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, ये हमारा आग्रह है कि जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं RTI से संबंधित किसी विभाग से या कहीं से भी सूचना लेने में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और निश्चित रूप से हमसे क्वेश्चन करें।
हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सहजता से देंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपकी आरटीआई उन साधनों से मिल सके। धन्यवाद साथियों।